तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यम और आप हमारे यूट्यूब चैनल देखेंगे गाइस ब्रिलियंट स्टडी सेंटर। सो गाइस देन फाइनली हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, जिसमें आप लोग का सेशन आज जो रहने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जो आप लोग देखने वाले हैं जितने भी कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। और मैं आप लोग के लिए आज को इससे क्वेश्चन पूरा फिक्स है दोस्तों कि इसमें 40 में 40 पूरा आप लोग को फिक्स मिल जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। झारखंड एकेडमी कौन सी रांची से लिया गया है। यह अकाउंटेंसी कंपलसरी जो आप लोग का सब्जेक्ट है कंपलसरी अकाउंटेंसी का, उसमें फुल मार्क्स आप इसमें उठा सकते हो। तो मैं बता दूं आप लोग को, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस यदि आप लोग कर लेंगे तो 40 में 40 आप लोग को मिल जाएगा। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। केयरफुली फिल द नेसेसरी। आप लोग इस पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि आप लोग को इंडिविजुअल यानी कि जो रहेगा एग्जामिनेशन उससे कोई भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना पड़े। ये आप लोग मैं जानकारी बता दूं कि ये इंस्ट्रक्शन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और जानकारी बता दूं कि दोस्तों आप लोग एडमिट कार्ड आप लोग 11 तारीख से ऑनलाइन जारी हो चुका है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि इस चैनल में जितने भी लोग नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को मॉडल सेट फॉर बोर्ड एग्जाम के सारे इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। तो मैं बता दूँ बोर्ड एग्जाम में हम लोग का जो है 17, 18, 19 जो 11th का जो आया है एग्ज़ाम, वो ज़्यादा दिन भी नहीं बचा है दोस्तों। तो आप लोग जितना से जितना हो सके जल्दी से हो सके जितना से अधिकतर मेहनत और प्रैक्टिस कीजिए हर चैप्टर का और हर एक क्वेश्चन का। तो यदि आप इंग्लिश क्लास 11th का भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चैप्टर वाइज पूरा फुल एमसीक्यू मैंने डाल रखा है, और उसका एक टेस्ट भी लिया है दोस्तों, यानी कि पूरा फुल हॉर्नबिल का एक ही साथ वीडियो में पूरा ख़त्म किया। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ कमेंट्री किए हुए ज़्यादा बोलें तो क्वेश्चन भी मिसिंग हो सकता है। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में। जो हमारा क्वेश्चन है, द बुक कीपिंग मीन्स इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों में याद कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर आप लोग पढ़े होंगे अकाउंटेंसी में कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स किए जाते हैं वो सारे बुक कीपिंग में ही तो किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा, यानी कि सी, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। सो दोस्तों मैं बता दूं इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों ऑल ऑफ दीज मार देते हैं, क्योंकि अधिकतर से पूछते नहीं। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, देखिए मैं आप लोग जूम करके देखो तो मेन फंक्शन पूछा गया, ना कि सिर्फ फंक्शन पूछा गया। और मेन फंक्शन में होता है ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ओनली अकाउंटिंग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अकाउंटिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी वाज पब्लिश। तो दोस्तों आप लोग ये पूरा अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में चैप्टर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये चैप्टर यानी कि एक क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन। तो आप लोग इसका सही आंसर 1494 हो जाएगा। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स हु सेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है, यानी कि बिजनेस डीलिंग का एक आर्ट है, सेट ऑफ बुक्स में लिखना। तो एक किसने कहा था, यह किसका स्टेटमेंट है? तो बता दूं ये स्टेटमेंट जे.आर. बटली बोई का। तो आप लोग अकाउंट्स में पढ़े होंगे स्टेटमेंट ऑफ बुक कीपिंग का मीन्स में। तो आप डिफिनेशन में साइड में दिया होगा बहुत ही डार्क करके, यानी कि बहुत ही मार करके, तो इसमें लिखा होगा जे.आर. बटली बोई। तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और अब भी याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जे.आर. बटली बॉय। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन है जो अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है, यानी कि सहायक नहीं है। तो मैं बता दूं इनमें से आप लोग स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। क्योंकि अकाउंटिंग है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, यानी कि बुक कीपिंग इनमें डिफरेंट लग रहा है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं आप लोग ऑप्शन से भी देख के मार सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसमें बुक कीपिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, बुक कीपिंग। नेक्स्ट, यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि इंक्लूड किस में रहता है। तो सेल होल्डर्स रहता है, गवर्नमेंट रहता है, एंड क्रेडिटर्स रहता है, इन्वेस्टर होता है, रिसर्चर्स होता है, मैनेजर्स होता है, इंप्लॉइज होता है, सब होता है दोस्तों। लेकिन जो आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल भी पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो मैं बता दूँ कि इंटरनल मैनेजर एम्प्लॉय होता है, ऑनर, मैनेजर और एम्प्लॉय, ये सब इंटरनल। बाकी जितना भी आप लोग पढ़ेंगे सारे एक्सटर्नल है। तो तो ये भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जो हमने बात अभी बताया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों यदि आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स किसका बिजनेस का लैंग्वेज है? अकाउंटिंग का होगा ना। तो ये तो जनरली बेसिक बात है। तो आप लोग इसमें कोई भी मार सकते हैं अकाउंटिंग।
क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा, अकाउंटिंग। द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। सो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा है यानी कि लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज है, यानी कि इसकी खूबियाँ अनखूबियाँ हैं क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कास्ट, या यानी कि ऐतिहासिक पर बेस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, यानी पर्सनल जजमेंट पर इन्फ्लुएंस होता है, यानी प्रभावित होता है। अफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग, यानी छल कपट से भी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करंट लाइबिलिटीज। तो आप लोग करंट एंड इन करंट, करंट एंड नॉन करंट पढ़े होंगे। जो लेस देन 1 ईयर से यूज किया जाता है उसे करंट कहते हैं, और जो मोर देन 1 ईयर से यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, फिक्स या नॉन करंट। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। यदि करंट पूछा है यानी कि शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म क्या है, एक ईयर से कम भी हो, तो एक क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल है, तो अभी आप लोग मार सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनटेंजिबल एसेट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो इनटेंजिबल है, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे कि हम देख सकते हैं बस छू नहीं सकते और महसूस सिर्फ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, तो इसे सारे देख सकते हैं, यानी कि पैसा क्या इन्वेस्ट है, यानी तो इसमें क्या गुडविल, यानी कि ख्याति, आपका जो ख्याति, आपका जो विश्वास है उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसमें सिर्फ हम पता कर सकते हैं कि आपका कैसा है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैश डिस्काउंट किस में दिया जाता है, किस में अलाउड होता है। तो अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, रिसिव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, रिसिव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ दिस। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैश डिस्काउंट है तो अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ। इस क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल एंड इजी है, आप लोग इसे भी मार्क कर सकते हैं। एंड इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कॉस्ट कैश डिस्काउंट का भी मीनिंग पूछा जाता है कि इसमें कैश ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या। तो यदि कैश डिस्काउंट किस में दिया जाता है, यदि आप किसी भी यानी कि सेलर से, यानी कि किसी भी दुकानदार से आप लोग किसी सामान खरीदते हैं और यदि पैसा देते हैं तो वह कैश डिस्काउंट होता है, और यदि आप उधार में खरीदते हैं और वह डिस्काउंट देता है तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो आप लोग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बहुत ही कन्फ्यूजन मत होइएगा दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ लिए। जो पैसा देने पर जो डिस्काउंट मिलता है तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, और जो उधार खरीदने पर डिस्काउंट जो दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि सेल ऑफ गुड्स, कैश डिस्काउंट इज अलाउड। तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, यानी कि पेमेंट को मेकिंग करते समय भी, यानी पेमेंट को देते समय भी, यानी सेल ऑफ गुड्स, यानी कि सेल को बेचते समय भी अलाउ करते हैं, और रिसिप्ट परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि परचेज को करते समय भी रिसीव करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स व्हाट टू लैक हैव देयर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एज इन। सो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में बता दूं आप लोग को 12 में इसमें कन्फ्यूजन इवेंट और ट्रांजेक्शन कब होता है। यदि आप कोई भी गुड्स या वर्थ या ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो उसमें होता है इवेंट, और जिसमें कुछ नहीं बचता है तो वो हो जाता है ट्रांजेक्शन, यानी कि सिर्फ फेयरली ट्रांजेक्शन होता है तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इसमें क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच गया है दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा, एन इवेंट। तो सही आंसर इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, अरुण इज अ बुक सेलर, विच आइटम विल बी गुड्स फॉर बिजनेस। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अरुण एक बुक सेलर है, तो इनमें से कौन सा अकाउंटिंग बिजनेस है जो आप लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो कंप्यूटर तो होगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में बुक थोड़ी ना आता है। फैन तो होगा नहीं, क्योंकि फैन में बुक थोड़ी आता है। फर्नीचर तो होगा नहीं। स्टेशनरी में सारा आ जाता है, बुक कलम कॉपी जितना भी। तो स्टेशनरी आप लोग जानते होंगे, परचेज ऑफ स्टेशनरी। कौन सा स्टेशनरी करेगा, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी। फिक्स एसेट्स इंक्लूड। तो दोस्तों मैंने अभी अभी बताया आप लोग को, पहले ही बताया क्वेश्चन में, कि जो लेस देन 1 ईयर उसे कहते हैं करंट एसेट्स, और जो लेस देन यानी कि मोर देन 1 ईयर से यूज करते हैं उसे फिक्स एसेट। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, क्योंकि हम इसे एक साल के अंदर नहीं, 1 साल से ज़्यादा भी इसे यूज कर सकते हैं। व्हेन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन अप्लाइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन है जो यानी कि रिलेशन अप्लाइड है। तो मैं बता दूं आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट है तो आप लोग पढ़े होंगे। कॉन्सेप्ट में चैप्टर नंबर 3 होगा शायद दोस्तों, तो आप लोग पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, फूड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, आप लोग सभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अप्लाइड कॉन्सेप्ट है, उनमें से कुछ अप्लाइड जो अप्लाइड होता है। तो मैं बता दूं कि यदि गुड्स का डिलीवर कस्टमर में हो जाता है तो उसे डायरेक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, यानी कि फुली डिलीवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन्वेस्टर्स हो जाएगा, ऑडिटर्स हो जाएगा, एंड फॉर अकाउंटेंट्स, यानी कि बोथ ऑफ देम हो जाएगा।
तो दोस्तों चलेंगे हम लोग नेक्स्ट में, जो हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस फॉर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमने अभी बताया कि आप लोग चैप्टर 3 में जल्दी आप लोग पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न क्या, चलते रहना, यानी कि आप लोग इस क्वेश्चन में ही मीनिंग छुपा हुआ है, चलते रहना यानी कि अनडिफिनिट तक, कितना तक चलेगा और भी पता नहीं, यानी कि इनडिफिनिट पीरियड तक चलते रहेगा। तो इसमें कौन सा एग्जिस्टेंस आएगा, तो इंडिफिनिट पीरियड। सिंपल लॉजिकल है दोस्तों, तो आप लोग इसमें सही आंसर, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अच्छे से आप लोग पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर इंडेफिनिट पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितना है, यानी कि मैं बता दूं कि दो बेसिस होता है, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस जो कैश फ्रीली ट्रांसफर होता है, एक्रूअल बेसिस जो क्रेडिट होता है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों मैं बता दूँ फर्स्ट स्टेप क्या है, जो आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का। तो अकाउंटिंग का क्या, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। तो सब बुक कीपिंग का। और अकाउंटिंग का क्या है, यानी कि जितना भी बच गया, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस हो गया। तो इसमें पूछ रहा है अकाउंटिंग का फर्स्ट प्रोसेस क्या। तो बुक कीपिंग का आप लोग पढ़े होंगे IMRC, यानी कि आइडेंटिफाइंग, IMRC आप लोग पढ़े होंगे। ये बुक कीपिंग का मैं बता दूं आप लोग को, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की को भी पूछा जाएगा। तो IMRC इसका किसका है? इसका पूरा मैं बता दूं, एंड आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, ये बुक कीपिंग का है। और जितना भी बच गया बुक कीपिंग, यानी समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये सब आ गया, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन सारा आ गया अकाउंटिंग में। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप आप लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी कि ट्रायल बैलेंस लिखा होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है या पोस्टिंग टू लेजर है। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर आप लोग पढ़े होंगे लेजर। लेजर में आप लोग क्या, पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल से फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर उसमें टोटल में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट में हम लोग पहुँचते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यही इसका फर्स्ट स्टेप है। तो दोस्तों इस फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि पहले ट्रांजेक्शन को पहचानना, यही फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बाद में बनाया जाता है। तो बता दो इसका सही आंसर होगा, दूसरा होगा दोस्तों, सॉरी तीसरा से मिस्टेक हो, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन को पहले पहचानना। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज अ करेक्ट। तो आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो करेक्ट है। तो बता दो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने हर एक मॉडल सेट में ये बताया, क्योंकि आप भी पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, क्योंकि इक्वेशन में इधर उधर जाएगा तो प्लस माइनस होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे पर्सनल का, रियल का एंड नॉमिनल का, सारे का तीनों का गोल्डन रूल। तो आप लोग गोल्डन रूल में क्या पढ़ेंगे, पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और रियल का क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यही तो है दोस्तों। तो आप लोग यही तो पूछा जा रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसका किसका, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि एडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, यानी कि जो आप लोग रिकॉर्ड करते हैं इसका एडवांटेज क्या है, या साइंटिफिक सिस्टम है, या एक लीगल है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन का नॉलेज देता है, एंट्री ऑफ बहुत एक्सपर्ट, यानी कि एक ट्रांजेक्शन का बहुत एक्सपर्ट होता है, 1 ईयर टेक। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ अ नॉमिनल अकाउंटिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या है। तो पहले मैंने बताया था कि आप लोग जिस भी चीज़ को हम काम करते हैं, उस चीज़ को नाम ना लेके दूसरे चीज़ देते हैं। जैसे कि पैसा दे रहे हैं रेंट बोलते हैं, पैसा दे रहे हैं भाड़ा बोलते हैं, और किसी को कैश दे रहे हैं तो सैलरी बोलते हैं, और किसी को फर्नीचर कैरिंग वेजेस में दे रहे हैं तो उसे वेजेस बोलते हैं। तो सारा नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सैलरी, गुडविल रियल है, स्टॉक भी रियल है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज है। तो प्रोप्राइटर्स अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोस्तों, यानी कि नेचुरल, जो आर्टिफिशियल, जो मनुष्य द्वारा नहीं, यानी कि नेचुरल पूछा जा रहा है। तो नेचुरल कौन सा होगा, राम क्या है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक है। राम यानी कि जो राम का अकाउंट होता है, ये क्या है, आर्टिफिशियल नहीं है, यानी कि मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। तो बैंक, रेंट, ये सारे मनुष्य के द्वारा बने। तो
आदमी क्या है, भगवान के द्वारा बनाया गया तो नेचुरल है। तो आप लोग बता दूँ पर्सनल में भी दो आता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल में यानी तीन आता है। पर्सनल तीन टाइप्स, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, डेबिट सिग्निफाइज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि डेबिट क्या सिग्निफाइज करता है, डेबिट क्या यानी कि डेबिट क्या इंडिकेट करता है। तो इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट, क्या हमारे संपत्ति में बढ़ोतरी करती है। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, क्या हमारे कर्ज को घटाती है तो उसमें रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड करते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट को, लायबिलिटीज को भी कम करता है। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉलम आर डज अ जर्नल है। तो दोस्तों इस नॉर्मली क्वेश्चन आप लोग सभी मार रहे होंगे, जर्नल में बनाते समय आप कितने कॉलम बनाते, 5 ही बनाते हैं ना। तो फर्स्ट डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, तो 5 कॉलम होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल इज ए टर्म एज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांजेक्शन जर्नल में करते हैं और उसे पोस्टिंग करते हैं, तो लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है, पोस्टिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, पोस्टिंग। नेक्स्ट, वेजेस पेड टू वर्कर। तो आप लोग जनरल एंट्री पढ़ाए होंगे दोस्तों कि इसमें यदि हम वर्कर को पेड कर रहे हैं वेजेस, तो इसमें क्या होगा, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप लोग पढ़े होंगे जनरल एंट्री, से नॉर्मल बात है दोस्तों, आप लोग सभी को मालूम होगा। तो क्या इसका सही आंसर होगा, डेबिट वेजेस एंड क्रेडिट टू कैश, यानी कि डेबिट वेजेस होगा और क्रेडिट कैश होगा। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि डबल कॉलम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन को, ऑल ट्रांजेक्शन को, ओनली कैश ट्रांजेक्शन को, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। तो इसमें बता दूं कैश और बैंक को ट्रांजेक्शन होता है। कैश बुक में क्या सिर्फ कैश का होगा, ये सब नॉर्मली तो ये सब होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, व्हेन अ फर्म मेंशन अ कैश बुक इट नीड नॉट मेंशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि एक फर्म यानी कि यदि एक संस्था कैश बुक का मेंशन किया, कैश बुक दिखाए, तो उसको क्या जरूरत नहीं पड़ेगा, तो कैश बुक एंड बैंक का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले दिखा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि बैलेंस को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, बैलेंस को पता करने के लिए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, एक अकाउंट को बैलेंस पता करने के लिए क्या किया जाता है, पोस्टिंग किया जाता है, टोटलिंग किया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे यानी कि जर्नल से आप यदि लेजर बनाते हैं तो हर एक अकाउंट का बैलेंस पता चलता है कि इसका कितना बैलेंस है, उसका कितना बैलेंस है। तो पोस्टिंग में पता चलता है, लेजर में। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो मैं सही से टिक कर देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ लेजर इज टू नो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लेजर बनाने का क्या मेन ऑब्जेक्ट, टोटल सेल्स या टोटल परचेज, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, या प्रॉफिट या नेट इफेक्ट ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। यानी कि नेट इफेक्ट पता करना कि ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन का क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, ऑल इफेक्ट्स इन सिमिलर ट्रांजेक्शन। इसे सही से ठीक कर देते हो, ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 34 में पूछा जा रहा है कि जेएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो पढ़ेंगे जेएफ का फुल फॉर्म क्या है, जनरल फोलियो, और एलएफ का क्या है, लेजर फोलियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जनरल फोलियो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, ट्रायल बैलेंस इज अ प्रिपेयर्ड थ्रू ब्लैंक मेथड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कितने मेथड है। तो आप लोग बताए होंगे इसमें टोटल 3 मेथड है, बैलेंस मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड टोटल मेथड। तो हम लोग जनरली 2 मेथड पढ़ते हैं, बैलेंस एंड टोटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोथ, पहला एंड दूसरा। नेक्स्ट, इफ अ सुमन हैज़ बीन डेबिटेड बाय 150 इंस्टेड ऑफ 1500 एंड अमन हैज़ अ डेबिटेड 1500 इंस्टेड, तो इट कॉल्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें पोस्ट यानी कि जो टोटलिंग में गलती किया है, यानी कि पोस्टिंग करते समय टोटल गलती, इफ़ सुमन हैज़ डेबिटेड, यानी कि सुमन हैज़ डेबिटेड कर दिया कितना, 150 रुपीज़ इंस्टेंट, जल्दी कर दिया, एंड 1500 यानी कि 1500 को कर दिया 150। तो इसमें मिस्टेक किया, ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर है, क्वेश्चन है। एंड अमन हैज़ डेबिटेड 1500 कर दिया 150। तो इसमें क्या गलत पोस्टिंग कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोस्टिंग यानी कि गलत कर रहा है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, या एरर ऑफ कमीशन, या एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। तो मैं बता दूं दोस्तों, एरर ऑफ ओमिशन में 2 प्रकार का होता है, पार्टली ओमिशन एंड फुली ओमिशन, यानी कि कुछ छोड़ देना, यानी कि 1 0 मिसिंग कर देना, 0 मिसिंग कर देना। तो इसमें क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट,
ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स ब्लैंक एक्यूरेसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रायल बैलेंस क्या एक्यूरेसी पता करता है, तो एक्यूरेसी अर्थमेटिकल का पता करता है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट, gold sold to Manish worth 650 was entered in his account 560. Now Manish account be debited. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मनीष कितना 650 रुपये का इंटर्ड कितना कर दिया, 560 रुपये कर दिया। तो यानी कि 650 था, ज़्यादा था और उसमें कम कर दिया। तो मनीष अकाउंट में और कितना डेबिट किया जाएगा। तो इसमें से दोस्तों आप लोग जनरली इसमें घटा दिए 40 50 90 आ जाएगा, तो इसका 90 और डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट, परचेज बुक इज़ अ यूज टू रिकॉर्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग पढ़े होंगे सब्सिडी बुक 1 एंड 2। तो सब्सिडी बुक में टू में क्या क्या आता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, तो उसमें सभी आता है। तो आप लोग परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इस पूरे यानी कि सेट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों में करवाने जा रहा हूँ, तो इससे पूरा क्वेश्चन रहेगा। तो ए बिजनेसमैन पेस 1000 एज कॉलेज फीस फॉर हिज सन, तो दिस विल बी डेबिटेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बिजनेसमैन यदि अपने बेटे को कॉलेज फीस में एक यानी कि 1000 दिया, तो दिस विल बी डेबिटेड। अब इसमें क्या डेबिट करेंगे, तो मैं बता दूं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पर्सनल यूज कर रहा है, अपने बिजनेसमैन के लिए अपना पर्सनल यूज कर रहा है, यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कर रहा है, पर्सनल यूज कर रहा है। तो पर्सनल यूज यानी कि अपने बेटे का फीस दे रहा है कॉलेज में, तो क्या पर्सनल यूज कर रहा है। पर्सनल यूज में आप लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, क्योंकि ड्राइंग को पर्सनल यूज डेबिट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्राइंग। तो बता दूं दोस्तों आप लोग का पूरा इस सेट का पूरा मैंने VPI क्वेश्चन जो करवा दिया, जो पूरा क्वेश्चन इसी से रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं हेडिंग, यानी इस प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें बहुत डाला गया है दोस्तों। और मैं बता दूं कि प्रीवियस क्वेश्चन ही जल्दी से जल्द एग्जाम में उठाते हैं, तो फुल मार्क्स 40 का है। एंड पूरे इंस्ट्रक्शन को मैंने पढ़ लीजिएगा। और मैं बता दूं दोस्तों आप लोग इस चैप्टर में पूरा मॉडल सेट का कॉमर्स फैकल्टी का मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, BST का मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस चैनल में। एंड प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बता दूं कि आप लोग को रोज़ रोज़ इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत गला बैठाना पड़ता है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन आए तो मैं आप लोग को पहुँचाता रहूँगा। तो गाइस तब तक मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।